स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पाचन की कार्यकी का अध्ययन करेंगे। डाइजेशन पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? पाचन की आवश्यकता जानने के लिए हमें सबसे पहले फूड कंपोजिशन भोजन का संगठन जानना होगा। फूड कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो फूड कंपोजिशन या भोजन का संगठन किसी भी जंतु का, चाहे वो कैटल हो या ह्यूमन बीइंग हो, सभी के फूड कंपोजिशन में कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ हम स्लाइड में देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज एंड वाइटामिन्स। ये सभी मेजर न्यूट्रिएंट्स सभी एनिमल्स के फूड कंपोनेंट में पाए जाते हैं, जिनमें से हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, ये जटिल अवस्था में होते हैं। इनको आसानी से अवशोषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनको सरल अवस्था में बदलना ज़रूरी होता है। इनको सरल अवस्था में बदलने के बाद इनको आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। इसीलिए पाचन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि इनको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को सरल अवस्था में बदला जा सके। अब हम एक एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में ब्रीफ में देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के अगर हम रासायनिक संगठन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अनुपात की बात करें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट्स में 2:1 पाया जाता है। यह अनुपात जल के अणु में पाए जाने वाले अनुपात के समान ही है, जो कि 2:1 होता है। इसके सामान्य जनरल फॉर्मूले की बात करें तो ये CnH2ON होता है। और टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार उनमें पाए जाने वाले शुगर यूनिट्स के आधार पर हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स इसमें सिर्फ एक शुगर यूनिट पाई जाती है, ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट पाई जाती हैं और पॉलीसैकेराइड्स में 10 से अधिक शुगर यूनिट्स पाई जाती हैं। मोनोसैकेराइड्स, जैसा कि देख चुके हैं, मोनो मीन्स 1, कि ऐसे सैकेराइड्स जो कि सिर्फ एक शुगर यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप है, इन्हें हम सिंपल शुगर भी बोल सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स को और अधिक जल अपघटित नहीं किया जा सकता, इनको और अधिक हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। मोनोसैकेराइड्स को भी हम इनमें पाए जाने वाले कार्बन एटम्स की संख्या के आधार पर कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। ट्रायोज, अगर किसी मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन है तो उसे ट्रायोज कहेंगे, अगर 4 कार्बन है तो टेट्रोज कहेंगे, 5 कार्बन है तो पेंटोज कहेंगे और अगर 6 कार्बन है तो हेक्सोज कहेंगे। जिसमें से पेंटोज का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर तुमने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, डीएनए और आरएनए में, कि डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि डीएनए में पाई जाती है, राइबोज शुगर जो कि आरएनए में पाई जाती है। दोनों ही कौन सी शुगर होती हैं? पेंटोज शुगर होती हैं। इसी तरीके से हेक्सोज शुगर के एग्जाम्पल जिससे तुम सब फेमिलियर हो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हेक्सोज शुगर के एग्जाम्पल हैं। ये मोनोसैकेराइड सामान्यतः जल में घुलनशील होती हैं, क्रिस्टल ठोस अवस्था में होती हैं और रंगहीन होती हैं। इनका सामान्य जो सूत्र होता है वो CnH2ON होता है। इनके सोर्स की बात करें, मोनोसैकेराइड्स के सोर्स की बात करें तो लगभग सभी प्रकार का जो भोजन होता है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में से भी हमें मोनोसैकेराइड मिलते हैं, फ्रूट से मोनोसैकेराइड मिल सकते हैं, ग्रेन से मोनोसैकेराइड मिलते हैं, लेग्यूम से मोनोसैकेराइड मिलते हैं और स्टार्ची वेजिटेबल से मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सभी प्रकार के जो भोजन है उसके अंदर मोनोसैकेराइड्स पाया जाता है। ओलिगोसैकेराइड्स
ओलिगोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा ग्रुप है या दूसरा प्रकार है। ओलिगोसैकेराइड जैसा हम पहले देख चुके हैं, 2 से लेकर के 10 सिंपल शुगर या मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स अणु मिलकर के ओलिगोसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स में ये 2 से लेकर जो 10 से शुगर मोनोसैकेराइड्स के अणु जुड़ते हैं वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें 2 मोनोसैकेराइड्स अटैच होते हैं और एक इसमें से जल का अणु बाहर निकल जाता है जिससे कि एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। ओलिगोसैकेराइड्स को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं जो कि डिपेंड करता है इसमें पाए जाने वाले मोनोसैकेराइड्स की संख्या के आधार पे। जैसा कि हम देख रहे हैं डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड्स। डाइसैकेराइड मतलब कि ऐसे ओलिगोसैकेराइड जिनमें 2 मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। ट्राइसैकेराइड्स ऐसे ओलिगोसैकेराइड जिनमें 3 मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। टेट्रासैकेराइड जिनमें 4 मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। पेंटासैकेराइड जिनमें 5 मोनोसैकेराइड के अणु आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। डाइसैकेराइड्स के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुक्रोज एक कॉमन डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है और इसको अगर हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें प्राप्त होती है। इसका मतलब सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 अणुओं से मिलकर इसका निर्माण होता है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल देखें मोनो डाइसैकेराइड्स का, माल्टोज और लैक्टोज। माल्टोज है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज अर्थात ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। लैक्टोज है ये ग्लूकोज प्लस गलक्टोज अर्थात ग्लूकोज और गलक्टोज के एक एक अणु से मिलकर बना होता है। लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर भी बोलते हैं क्योंकि ये किस में पाई जाती है? मिल्क में या दूध में पाई जाती है। एक बात और देखने की है कि लैक्टोज मिल्क में पाई जाने वाली शुगर है। जब दूध से दही बनता है तो ये लैक्टोज किस में बदल जाती है? लैक्टिक एसिड में बदल जाती है। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो जैसा हम पहले देख चुके हैं कि पॉलीसैकेराइड्स 10 से अधिक शुगर यूनिट या मोनोसैकेराइड्स के आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ने से हमें पॉलीसैकेराइड प्राप्त होती है। पॉलीसैकेराइड सामान्यतः फूड स्टोरेज या खाद्य पदार्थ के संग्रहित रूप में पाई जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल स्टार्च और ग्लाइकोजन है। स्टार्च है ये हमारे प्लांट्स में संग्रहित खाद्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है और ग्लाइकोजन है ये हमारे एनिमल्स में संग्रहित खाद्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड्स का एक दूसरा एग्जाम्पल और है सेलुलोज। सेलुलोज भी एक पॉलीसैकेराइड है और ये सामान्यतः किस में पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के जैविक महत्व की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स है कई सेलुलर सब्सटेंस को बनाने में सहायता करता है। इसके अलावा ये एनिमल फूड का एक सोर्स है। जैसा कि हम देख चुके हैं पहले भी कि ज़्यादातर जो खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। साथ में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें फ्यूल एनर्जी के रूप में हमें कार्बोहाइड्रेट्स से ही हमें एनर्जी प्राप्त होती है। जैसा कि हम श्वसन की अगर समीकरण देखें या श्वसन को की सूत्र को अगर हम याद करें तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? एनर्जी प्राप्त होती है। और ये ग्लूकोज क्या है? एक हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट्स है। ग्लाइकोजन के बारे में हम देख चुके हैं कि ये क्या है? एनिमल्स का क्या है? स्टोरेज फूड है, एनिमल्स में पाया जाने वाला संग्रहित पदार्थ है। इसी तरीके से स्टार्च है, ये प्लांट्स में पाया जाने वाला स्टोरेज फूड है। कार्बोहाइड्रेट्स सामान्यतः ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही सफिशेंट है। इसको वीडियो को ध्यान से सुनना है और बुक्स के अंदर इसको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे।